जी। बढ़िया। सभी को नमस्ते जी। और किन्हीं की कोई शेयरिंग हो या कोई प्रश्न हो तो हम उसको पहले सुन लेना चाहेंगे। हम उसके बाद जहां पिछली बार चर्चा को किए थे उससे आगे बढ़ा देते हैं। पिछले सेशन से किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं? बढ़िया। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम पिछले बार से चर्चा को रिपल भैया, आप ही का हैंड रेज है, तो आप तो अनम्यूट कर लीजिए अपने को। जी भैया, मैं थोड़ा शेयरिंग रखना चाहता था। जी। 2 मिनट रख सकते? आराम से। जी, तो जैसे कि आप गुजरात आए थे और काफ़ी सारा ये अभ्यास के बारे में आपने बताया था, और ये जो अभ्यास की गोष्ठियों में जुड़ना रहता है, तो उससे एक अच्छी उपलब्धि पापा के साथ जो 2 साल से बात बंद थी, वो आज अच्छे से हम दोनों एक दूसरे की सुनते हैं। और अच्छा आउटकम मिला। तो साथ में रहना भी हो पा रहा है, और काफ़ी सारी अभी पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है। तो ये छोटे छोटे जो अभ्यास है उसमें मैंने देखा कि अपने में कि उनके प्रति स्नेह का भाव, यानी वो भी समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, वो भी मेरा सुख चाहते हैं। वो बैकग्राउंड में रखते हुए बहुत अच्छे से एनवीसी मैंने ऑब्जर्वेशन रखा, उनको सुना, और उनकी नीड और फीलिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया। और बहुत अच्छे से सुनते हुए एक अभी ये स्थिति आई कि आज कुछ कुछ मैं जो भी रखता हूँ वो पापा भी अभी सुन लेते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। तो थैंक यू श्याम भैया, अच्छा वर्क हुआ ये। बढ़िया और भैया। उसमें शीतल भैया और हमारी अपनी दीदी है, पूर्वी दीदी, उन्होंने उनके साथ प्रैक्टिस किया था, वो भी बहुत ही सार्थक रहा भैया। तो छोटे ग्रुप में जो काम करना है ना, वो भी बहुत अच्छी उपलब्धि मिलती है। वो जी बिना भैया। उस छोटे ग्रुप की प्रैक्टिस के बहुत गति नहीं होती भैया। जी बिना जी जी उसके बहुत भैया। गति नहीं होती है। जी, ये प्रैक्टिस बहुत सार्थक रही, दोनों के साथ जो किया एनवीसी में बातचीत, वो बहुत सार्थक रहा। और दूसरा जो इसमें, एक बार जब हमको ब्रेक थ्रू मिलता है ना, तो हमको छोड़ने के बदले या लूज होने के बदले हमको लग करके उसको एक जगह तक पहुंचा देना होता है। तो उसमें जो जी भी भैया। हर्डल्स या बॉटलनेक्स आ रहे हैं अभी भी, अगर कुछ हाँ जी, या हाँ जी। आने की संभावना लगती है, जी तो उसको पहचान करके उसको कैसे डील किया जाए, वहां समाधान के तरीके क्या हों, उसको सोच करके एक बार कर देना होता है भैया। जी। तो इतना ही मैं कहूंगा, क्योंकि उसको भी फिर से लूज छोड़ देंगे तो चीजों के हाँ उलझने हाँ। की संभावना रहती है। संभावना जी, रहती। ठीक ठीक बात है भैया। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, सही है। बढ़िया। बढ़िया है। जी जी भैया। नमस्ते शशि दीदी, आपको माइक दे दिया है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया ने अपनी शेयरिंग रखी तो मुझे भी ध्यान आया कि मैं भी अपनी शेयरिंग रखूं। जी। अम, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं और एनवीसी का जो लगातार प्रयास कर रही हूँ, ग्रुप में कर रही हूँ, उसकी कुछ उपलब्धियां मेरे पास में भी है। वो जो मैं घटनाओं में और पूर्व की घटनाओं में बार बार उलझ जाती थी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, अब उन घटनाओं से मैं निकल पाती हूँ। और मेन चीज जो सबसे बड़ी है
वो ये है सेल्फ एम्पैथी देना। मैंने अपने आप को सीखा है। पहले वही कि जहां मैं खुद को सेल्फ एम्पैथी नहीं दे पा रही थी, वहां मैंने दूसरों का सहारा लिया। और उसके बाद में अब धीरे धीरे मुझे खुद को सेल्फ एम्पैथी मतलब देनी आ गई है। और साथ में ये प्रयास भी कर रही हूँ, जो एनवीसी वाला है, छोटे छोटे ग्रुप में। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं करने लगी हूँ, वो ये कि जो मूलभूत वास्तविकता है, जैसे ही गड़बड़ होता है, मूलभूत वास्तविकता पे ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। और अगर विरोध के भाव आते हैं, तो ये देखती हूँ कि किन परिस्थितियों में मैं दूसरे का शुभ नहीं चाहती हूँ। तो ये जो कुछ-कुछ बातें हैं ना भैया, वो मैंने पकड़ ली हैं। और उनको हर स्थिति परिस्थिति जैसी भी बनती है, अगर वो ठीक नहीं है, तो उसमें मैं इस चीज़ को दोहराती हूँ और उसका सकारात्मक परिणाम मुझ में मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं ये देखती हूँ कि आज पूरे दिन अगर मैं उस चीज़ को याद रख पाई, तो अगले दिन भी मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, और दूसरे दिन मैं रख पाई तो तीसरे दिन भी मैं कर पाती हूँ। तो ऐसे करके भैया अच्छे खासे दिन निकल चुके हैं, 7-8 दिन की मैं ना अभी बहुत ज़्यादा विरोध वाली स्थिति में या दुःख की स्थिति में या जो पीड़ा इतनी घनीभूत होती थी, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। तो भैया बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा है दीदी। इसमें सिर्फ दो चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। जी, एक तो ये कि ये जो ध्यान में हमारे बना रह रहा है और चीजें पकड़ में आ रही हैं, इसको जी। धीरे धीरे और इंटेंस करने की जरूरत है। अभी जितना कर पाए हैं आप, उससे बहुत लंबा नहीं टिकेगा अगर उसको हाँ, सपोर्ट दे के नहीं रखेंगे तो। जी भैया। और करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस, तभी इन सब बारीकियों का मतलब भी पता चलता है कि वास्तविकता पर ध्यान रखने से क्या होता है, सेल्फ इंपैथी कितना काम करती है, दूसरों से कब लेना पड़ता है। ये सारा फाइन ट्यूनिंग करते हुए ही पता चलता है। ये बिना जी भैया। इसकी थ्योरी एक पॉइंट के बाद पकड़ में नहीं आती है, प्रैक्टिस के साथ ये प्रॉब्लम है। करने से हाँ। ही उसका आगे का स्टेप्स पकड़ में आता है, नहीं तो पकड़ में नहीं आता है। हाँ, वो कल वंदन भैया की मीटिंग में मैं जब शेयर कर रही थी, तो मैंने दे मतलब शेयर करते-करते ही जब मैंने देखा ना, मैं क्लियरली अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ, कहाँ अटक रही हूँ। तो वंदन बेटा ने भी वो ध्यान मेरा दिलवाया था कि आप क्या है कि कई सारे अभ्यास जो है ना, वो एक साथ कर रही हो। तो एक कभी एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जैसे एक साथ करने की कोशिश में फिर वो तारतम्य टूटता जा रहा था। तो उन्होंने भी अच्छा ध्यान दिलाया। और तब से आज मैं ये देख रही हूँ पूरे दिन से वो स्नेह के भाव का अभ्यास करना। तो आज मेरा पूरा दिन इसी बात को था कि कितनी लोगों के लिए और कितनी देर तक मेरे अंदर स्नेह का भाव बना रहा। बढ़िया। और जहाँ बिगड़ा वहां पे ये दिखाई दिया वो वास्तविकता वाला जो है ना, वापस उसको ध्यान दिया। तो कई बार तो हंसी आई कि हाँ, मैं कैसे लुढ़कती हूँ, वो दिखाई दिया। तो अब हंसी आती है उस बात पे कभी कभी तो। ठीक बात है। जी भैया। दूसरा, इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये कहना कि सारा प्रयास के बावजूद भी ऊपर नीचे होने का काम होता ही है यात्रा होता है, में। हाँ। क्योंकि हमारे पुराने संस्कार जब कभी उस तरह से उठ आते हैं, तो हो सकता है उस कारण से कुछ चूक हो भी जाए। तो हम्म। उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अभी अगर 15 दिन बाद हम स्लिप करते हैं और अगली बार मेहनत करेंगे तो 2 महीने बाद स्लिप होगा। आगे उस पर हम्म। मेहनत करेंगे तो 6 महीना स्लिप नहीं होगा, और एक बार 6 महीना स्लिप नहीं होता है तो फिर तो आगे चल ही जाता है दीदी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया। तो क्योंकि अप्स स्लिप एंड होते डाउन्स ही, अगर हो हाँ। 1-2 बार, तो ये लेके घबराइएगा नहीं कि हम वापस वहीं पहुंच गए। जो हाँ। पहले रोज होता था या हर 3 दिन में होता था, अभी 8 दिन नहीं हुआ है तो 10 दिन में हो सकता, 15 दिन में हो सकता, 20 दिन में हो सकता है ना भी हो, हु नोज। जी भैया। बट अगर होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको पहचान के वापस ठीक करने की जरूरत है, यही प्रक्रिया है। हम्म। जी। ये जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये भी होता ही है कि वो जो स्लिप होता है, मतलब मैं क्लियर कट देख पा रही हूँ कि ये अभ्यास शुरू किया किसी चीज को लेके,
और बहुत उत्साह से शुरू किया, बहुत अच्छे परिणाम मिले। जैसे ही वो सुखद परिस्थितियां बनी और बेहोश हो गए, और फिर जैसे ही कोई घटना हुई, तो वापस और भी बुरी स्थिति में गए कि हमसे ये चूक कैसे हो गई। तो ये मेरे साथ बिल्कुल हुआ है भैया, और मैं इस चीज से बहुत परेशान भी हुई हूँ। तो ये आपने मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है। मैं इसका ध्यान रखूंगी। बढ़िया दीदी। जी भैया, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। रेनू दीदी माइक दे दिया हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अ, भैया मैं भी अभी ना पिछली वीक वाली रिकॉर्डिंग अभी कल तक मैंने सुनी थी। तो उसमें जो आपने स्नेह का भाव बताया था तो वो पहले तो ध्यान नहीं था। पर अभी शाम को ऐसे कोई मतलब ग्रुप में किसी को कोई अवार्ड मिलान करा तो मन में एक बार को भाव आया, अरे ये क्या फालतू फालतू जने को अवार्ड मिला है मतलब ऐसे करके। और लेकिन दूसरा थॉट जो मुझे आया ना वो ये था कि ओहो ये तो स्नेह का भाव नहीं है भाई, मैं ये ऐसा क्यों सोच रही हूँ मतलब यूं करके। तो लेकिन ये था कि वो इतना अब उसको ईर्ष्या ही बोलेंगे अगर देखा जाए थियोरिटिकली तो एकाएक वो ऐसा लगता नहीं है कि ईर्ष्या है। पर लेकिन अगर मैं ये भी सोच रही हूँ तो ये स्नेह का भाव तो नहीं है ना। तो मेरे को लगा कि मैं क्यों सोच रही हूँ ऐसा, उसके खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकती मैं। तो वो थॉट मतलब इमिडिएटली चला भी गया और मैंने भी मतलब दिल से कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मतलब इतना जड़ पकड़ा हुआ भी नहीं था और आसानी से छूट गया। तो लेकिन ये एक छोटी सी घटना और उससे ये दिखता है कि कितना जजमेंटल एंड इवेलुएट हम दूसरों को करते हैं। और उस करते ही चले जाते हैं, मतलब जैसे दिन में अगर 50 जनों को कर रहे हैं तो 50 बार अपने अंदर एक मतलब निगेटिविटी अंदर बढ़ती चली जा रही है। होना जाना कुछ नहीं है, अपना ही अंदर का भाव बराबर बिगड़ रहा है। तो ये चीज मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाई कि हम अच्छा सोचेंगे तो अगले को थोड़ी ना पता है, लेकिन खुद का भाव तो बन ही रहा है ना अच्छा। ये वाला चीज मैं देख पाई थी। है ना। अननेसेसरली कितनी सारी चीजों में हम उलझे हुए हैं आज के दिन। ये तो जब उनसे निकलते हैं ना, तब एक एक करके ये पता चलता है दीदी। हाँ भैया, सच में। और कोई लेना देना भाई, मैं अच्छी खुश भी हो सकती थी, मैं दुखी भी हो सकती थी, तो व्हाई नॉट चूज कि उसकी खुशी में खुश हो जाए तो एक खुशी अपने लिए ही बढ़ी ना। है ना। और वो क्या हो गया है इसके मूल में देखिएगा ना, तो कहीं ना कहीं बचपन से जाने अनजाने एक अननेसेसरली कंपैरिजन का माइंडसेट बन गया है हम सब का। हाँ भैया। और बेसिकली वो कंपैरिजन का माइंडसेट है जो हमको दूसरों की खुशी में खुश नहीं होने देता है। सच में। जितना हम उस तुलना की प्रवृत्ति में होते हैं, कहीं ना कहीं फिर दूसरों से आगे होना हमारी बाध्यता हो जाती है। क्योंकि तुलना में कौन पीछे रहना चाहेगा। हम्म। तो उस चूंकि दूसरे से आगे बढ़ना हमारे माइंडसेट में डीप विद इन आ जाता है, इसीलिए फिर दूसरे के किसी भी प्रोग्रेस में हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए बाधा है। हमको ऐसा लगता है जैसे इसका रिकॉग्निशन, इसका रिस्पेक्ट हमसे छीना जा रहा है। वो हम्म। बहुत साफ नहीं भी पता चलता हो तो भी सबकॉन्शस में जो चलता रहता है उसको भाषा देंगे तो यही भाषा बनेगी। कोई हाँ बहुत यही तो ना। अब सबकॉन्शियस में पता भी नहीं है, वो तो ऊपर लास्ट ऊपर का कोई थॉट पकड़ा और वो भी बताया कि अच्छा अगर दूसरे की खुश में खुशी नहीं हो रही है तो। अदरवाइज मैंने तो इसको कभी एज ए जेलेसी सोचा ही नहीं था। पर वही है कि वहां से तार जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये है। तो लेकिन और एक छोटी सी चीज से खुद खुद में इतना अच्छा फील हो रहा है। है ना, है ना, है ना। उससे तो ये बहुत बात भी इम्पोर्टेंट। समझ में आती है कि जो अपनी मानसिक स्थिति है ना, हम्म। वो बेसिकली अपने ही भाव और विचार पर निर्भर करता है। हम सुखी होते बिल्कुल। हैं या दुखी होते, आराम में रहते या परेशान रहते, उसका ज्यादातर लेना देना हमारे अपने भाव और विचार की स्थिति से है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जी। ये तो बहुत ही क्लियर था। दूर का जना, कोई बात नहीं चीत नहीं कोई कुछ नहीं, है ना। और मैं जबरदस्ती उबल रही हूँ मतलब वो वाली बात दिख रही है। और है ना। उसी को मैंने खुश हो गई तो मैं खुश हो गई बस। इतनी सी बात है। तो बहुत क्लिक करा, बहुत छोटी घटना थी इसलिए तुरंत चेंज हो गया। ज्यादा गहरी होती है तो इतना तुरंत चेंज नहीं भी हो पाए। लेकिन हाँ। तरीका तो यही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी।
बढ़िया दी। जी भैया, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्ते भैया। किन्हीं का और कोई कमेंट या प्रश्न तो नहीं? विकास भाई माइक दे दिया हूँ। विकास भाई माइक दिया हुआ है। जी भैया, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है क्या भैया अच्छे से? अच्छे से आ रही है। जी। भैया, अभी ऐसा हो रहा है कि संबंध का भाव रखे रहने से, हर क्षण संबंध का भाव रखे रहने से जहां जहां पर भी विरोध आने लगता है तो वो दिखता है कि यहाँ पर मेरा पुराना संस्कार और मेरी मान्यता जो है वो हावी हो रही है करके, तो उसको भी मैं देख लेता हूँ कि अच्छा ये भी मैं कर रहा हूँ करके। तो एक हेल्प मिल रहा है मुझे अपनी स्थिति को, अपने स्वयं की स्थिति को देखने के लिए। और अभी उस जगह पे आ गया हूँ कि संबंध का भाव रखना ही है। अब सामने वाला जैसे कुछ भी बोल रहा है मुझे, तो जब कोई कुछ भी बोल रहा है तो उस समय मुझे तो उसके प्रति विरोध का भाव आ ही नहीं रहा है। पर मुझे इसको बोलना कैसे है, यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे एनवीसी का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि उसकी नीड और उसकी फीलिंग और अपनी नीड और अपनी फीलिंग को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और उनकी नीड और फीलिंग को कैसे मैं सुन सकता हूँ। तो अभी ना, मतलब पहले एनवीसी की जो क्लासेस करते थे उसमें ये होता था कि मान के चल रहा था मैं कि हाँ चलो ये अच्छी चीज है और ये बहुत अच्छी चीज है ऐसा करके। पर अब मैं उसको फील कर रहा हूँ उसकी जरूरत को, कि वहां पर आ गया कि हाँ इसके बिना तो आगे का स्टेप स्मूथ होगा ही नहीं। ऐसा तो हम लोग ग्रुप में कभी गीता दीदी के साथ हम लोग कंटिन्यू डिस्कशन करते रहते हैं वॉइस मैसेज में ऐसा। और जहां पर भी दिक्कत आती है इसको चर्चा करके चल रहे हैं। तो पहले से अगर मैं अपनी स्थिति को देखूं तो पहले की अपेक्षा फ्रिक्वेंसी काफी अच्छी है और स्वमूल्यांकन कर रहा हूँ। तो अभी मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा हूँ बाहर से, इस चीज को देख पा रहा हूँ। ये इनफैक्ट जो तुम बता रहे हो ना, एनवीसी का क्या प्रयोग दिख रहा है तुमको अभी? बेसिकली हाँ। एनवीसी का सबसे पहला प्रयोग हमको भी यही दिखा था, जिसके कारण मैं एनवीसी से इतना इंस्पायर्ड हुआ कि जहां पर अगले का संस्कार या मान्यता या भाव और विचार या आचरण, कुछ भी कहो तुम, अगले का संस्कार या मान्यता, भाव और विचार, आचरण, इसमें जहां कहीं भी हमको कमी दिखती है, समस्या दिखती है, वहां उसकी मूल चाहना को पहचान करके हमारा आराम में रहने वाला भाग तो हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा भाग है कि उसको रिस्पोंड कैसे करें, उसमें अगर आप यहां से शुरू करते हैं कि तुम्हारा ये भाव ठीक नहीं है, तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, तुम्हारा ये संस्कार ठीक नहीं है, तो अगले का ऐसा लगता है उसको जैसे उसको कटघरे में खड़ा करके उसकी शिकायतों की लिस्ट गिनाई जा रही है, और वहां से वो कहीं ना कहीं रिएक्टिव होकर के हमारी शिकायतों की लिस्ट गिनाने में लग जाता है। तो उस जगह पर हमको ये नहीं समझ में आता था कि यहाँ डील कैसे करें। अभी हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि उन सिचुएशंस में भी अगर हम उनकी नीड पकड़ने का काम कर पाते हैं, कि उस मान्यता के द्वारा या उस भाव विचार के द्वारा या उस गलत आचरण के द्वारा वो अपनी किस नीड को पूरा करना चाह रहे हैं, जो कि उनकी एक्चुअल जेन्युइन यूनिवर्सल नीड है, तो वो पहचानने से हमको उसकी स्थिति का पता चलता है। और फिर हमारी कल्पनाशीलता इस जगह पे चल पाती है कि उससे डायलॉग किया जा सकता है उसकी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को प्रोवाइड करके, और अपने फीलिंग और नीड के लैंग्वेज से हमको जो कठिनाई हो रही है उसके साथ जीने में, उसको भी बताया जा सकता है बिना दूसरे को कटघरे में खड़ा किए हुए। क्योंकि बताने की जरूरत तो पड़ती है कई बार, जब आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो भी, पारिवारिक काम कर रहे हैं तो भी, अगले की स्थिति परिस्थिति के साथ अगर हम संतुलन नहीं बैठा पा रहे हैं और सामंजस्य में कठिनाई हो रही है, तो किसी एक जगह पर उसको बताने की जरूरत तो लगती है। लेकिन उसको बताने का ढंग फिर से जो हम लोग परंपरागत ढंग से सीख रखे हैं, वो ढंग कहीं ना कहीं यही होता है कि हम समस्या में हैं और कारण तुम हो। अच्छा, जैसे ही इस अप्रोच से हम बात शुरू करते हैं कि हमारी समस्या के कारण तुम हो, अगला वहीं से सुनना बंद कर देता है। क्योंकि या तो वो इतना समझदार हो कि हमारी सारी बातों को, कंप्लेन और ब्लेम को साइड करके सुन सके, बट इतना समझदार होता तो शिकायत ही क्यों होती उससे हमको।
तो कहीं ना कहीं वो जो शिकायत हमारी शुरू होती है, तो अपने फीलिंग और नीड के लैंग्वेज में अपनी कठिनाई को प्लेस कर पाना, और उस कठिनाई के मूल में अपनी जरूरत के पूरा नहीं होने को पहचान पाना, न कि दूसरे के व्यवहार और आचरण को। और उसी तरह से जब दूसरे की किसी बात को हम इंगित करने का काम कह रहे हैं, तो उसकी सारी मान्यता, भाव, विचार और व्यवहार में जो कठिनाई दिख रही है, उसके पीछे उसकी जेन्युइन नीड को पहचान पाना, ताकि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पर बात हो सके। हमको तो एनवीसी के ये दो पहलू ने बहुत अपील किया। कोई और कमेंट हो विकास भाई तो आप बता सकते हैं, माइक दिया हुआ है आपको। भैया बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल जो आपने कहा। और अपना मतलब विरोध की जगह उनके प्रति दया का भाव आता है कि वो कहाँ पर से बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करता हूँ, उसका जड़ क्या है करके। तो जिन जिन संबंधों में बहुत ज्यादा शिकायत भी थी, समझ में आता है कि शिकायत का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये मेरी ना समझी है। और संबंध के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है संबंध पूर्वक जीने। बस अब यहाँ पर एमबीसी की जो जरूरत है वो समझ में आ रही है, और एक विश्वास बन रहा है कि जैसे ही मैं बोलने मुझे आ जाएगा अपनी नीड और फीलिंग को, तो सामने वाले की फीलिंग और नीड को भी समझ के एक्सप्रेस करने आ जाएगा, तो हारमोनी क्रिएट हो जाएगी, ऐसा एक विश्वास बन रहा है। तो वो अब है दिखने ना। लगा है, पहले से हाँ। मान के चल रहा था, अब वो प्रोसेस जी भैया। और एक छोटे ग्रुप में अभ्यास करने से ही वो एनवीसी का एक्सपर्टीज आएगा। आएगा, एक जी छोटे ग्रुप में उसका थोड़ा रिगरस अभ्यास चाहिए। हाँ, जी 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 बढ़िया। और ये भाव वाले पर आज मैं थोड़ी बात और कर दूंगा, तब और बात करते। जी जी जी। ठीक है। थैंक यू भैया। नमस्ते। बहुत मीनाक्षी दी, माइक दे रखा हूँ, नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया एक सवाल था। जी दीदी। अ, ये सवाल इस तरह से है कि मैं एनवीसी भी स्टडी भी कर रही हूँ और छोटे ग्रुप में चैतन्य भैया के साथ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। बट ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि कुछ टाइम से रिएक्शन अंदर तो नहीं हो रहा था। पहले क्या होता था कि कोई कुछ बोल देता था घर का या बाहर का, तो आप रिएक्शन उनको बोलते नहीं थे, पर अंदर काफी कुछ चल रहा होता था। पहले बंद हो गया था बाहर का, अब ऐसा लगता है कि अंदर भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगता है कि कुछ हुआ है, बट फिर एकदम से अपने भाव विचार पे ध्यान जाता है तो वो रिएक्शन भी नहीं आता। जी। तो क्या ये सही है या ये गलत है? तो मैं ऐसे लग वही। रहा था कि सामने हाँ वाले हाँ। को लग रहा है रिएक्शन है ही नहीं मेरे में। वही, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना दीदी, वो नेक्स्ट स्टेप ये होता है, यहां तक ठीक है कि अंदर भी वो रिएक्शन आना बंद हो जाए। बट इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये कि अगला व्यक्ति हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई दे, और उसके प्रति स्नेह और सहयोग का भाव आए। ये उसके आगे की जगह है, और स्टेप वाइज ही चलना होता है। जो बात शशि दीदी कह रही थी कि अगर सेल्फ इम्पैथी के काम से हम अपने को, सेल्फ इम्पैथी या दूसरे से इम्पैथी पाके, या मूलभूत सच्चाई पर ध्यान दे करके किसी विधि से अगर हम अपने को संतुलित और व्यवस्थित रखने का काम नहीं करेंगे, तो दूसरे को भी सहयोग करने का काम और स्नेह का भाव नहीं आ सकता है। हमको जब भी अपने सुख और समृद्धि पर ही बाधा दिखाई देती है, तो हम में से ज्यादातर लोगों की स्थिति यही होगी कि दूसरों की सुख और समृद्धि के लिए नहीं सोच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अपनी ही सुख समृद्धि में बाधा दिखती है तो दूसरे के लिए वो करना मुश्किल हो जाता है। तो मूलभूत सच्चाई पर ध्यान देना, या सेल्फ इम्पैथी का प्रोसेस, या दूसरे से इम्पैथी पा करके जब एक बार हम थोड़े नॉर्मल और नेचुरल होते हैं, तो फिर हमारा अगला स्टेप होता है अगले के साथ अपने संबंध को देख पाना। और वो संबंध जितना हमको दिखता है, और संबंध में स्नेह का भाव ही हमारा मूलभूत भागीदारी है, हमारे सुखी होने का आधार है, हमारी तृप्ति का आधार है, मेरी भागीदारी का डिजाइन वही बनता है। सहअस्तित्व में होने के आधार पर अगला हमसे जुड़ा हुआ है ही, हम एक दूसरे से संबंधित हैं ही।
इस रूप में जितना हम संबंध को देखते जाते हैं और संबंध में स्नेह को अपने भागीदारी के भाव के रूप में पहचानते जाते हैं, उतना स्नेह का भाव स्थिर होने का काम होता है एक। और दूसरा, फिर हम जो है वो अगले को सहयोग करने का सोच पाते हैं स्नेह के भाव के साथ। तो ये नेक्स्ट स्टेप है दीदी। पर जो काम आप कर रहे हैं उसको पहले थोड़ा स्थिर करिए। अंदर लगे कि रिएक्शन आना बंद हो गया है और उसमें स्थिरता है, तो फिर दूसरे के साथ संबंध पर ध्यान देना, संबंध में स्नेह के भाव पर ध्यान देना, और स्नेह के भाव के तहत फिर अगले की नीड को पहचान करके उसकी नीड और अपनी नीड दोनों कैसे पूरा हो सकती है उस पर चर्चा करना। ये डिजाइन उसका दिखता है। माइक दे रखा हूं दीदी, कुछ भी अगर इस पर कमेंट हो या प्रश्न हो तो आप बता सकते। भैया हाँ, मतलब अभी ये है कि ना स्नेह का भाव मैं देख रही हूँ स्थिर नहीं रह रहा है, जो आपने मुझे नोटिस करवाया। तो हाँ, रिएक्शन खत्म हो गया बट स्नेह का भाव भी नहीं आया साथ में। कोई भाव ऐसे मुझे लगा शायद मेरी ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, और कोई भाव ही नहीं दिखा उधर। मतलब ना विरोध आ रहा था ना गुस्सा आ रहा था, पर सामने वाले को शायद मैं एकदम संबंधी भी नहीं स्वीकार पाई, और शायद मैंने ऐसे नोटिस किया भैया कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वाली फीलिंग ना आ जाए। एक बार एक दो बार ऐसा महसूस हुआ था। तो अब आप जो कह रहे हो, तो वो शायद थोड़ा सा मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस पर। वही जो आप कर रही है ना, बेसिकली वो एक तरह की तटस्थता लाती है हमारे अंदर। और अच्छा। तटस्थता लाने में एक चूक यही होती है कि फिर जो हमारा जिम्मेदारी होता है कहीं ना कहीं हम उसके प्रति भी तटस्थ हो जाते हैं। तो अगले की हम्म। गलतियों से हम तटस्थ होते हैं, साथ में जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उससे भी हम तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ होने में हम्म। ये एक चूक रहती है कई बार, जिसको थोड़ा सजग होके ही काउंटर करने की जरूरत होती है। काउंटर करने का मतलब, जो इतना आपको दिख रहा है वहां तक कोई चूक नहीं है, वो एकदम ठीक है। उसके आगे का हम्म। नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम अगले के साथ अपने संबंध को पहचान सकें। उस संबंध को पहचानना शुरू करेंगे तो स्नेह का भाव स्वाभाविक रूप से आएगा। स्नेह का भाव हम्म। एक बार आएगा तो अब आप उसकी जरूरतों को पीछे जाके पहचानने का काम कर सकते हैं, और उस बेसिस पर फिर एनवीसी का प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ संवाद को आगे बढ़ाने के लिए। हम्म। जी दीदी। जी दीदी। ठीक है भैया, बढ़िया। ध्यान गया गाइस। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। माइक दे दिया हूँ भरत भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। भैया अभी ये पूछना था कि अभी 2-4 दिन से ऐसे ही बैठते हैं तो कभी कभार ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं कंफर्ट जोन में अच्छी तरह से फंस गया हूँ, और उसमें निकलने के लिए थोड़ा सा भी सोचते हैं तो उसमें हृदय की गति बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन जैसा भी लगता है, और अंदर से घबराहट जैसा भी लगता है। वो 2-3 दिन से मैं मार्क कर रहा हूँ। जी भैया, लगता जी है जी और भैया। ठीक ही लग रहा है आपको। दो अच्छा। उपाय है उसका। जी भैया बताइए। अगर सरल उपाय, स्मूथ उपाय चाहिए जिसमें इतना धक्का नहीं लगे, तो वो तरीका है किसी अच्छे वातावरण में या किसी दूसरे का सपोर्ट लेकर के उससे बाहर निकलने का कोशिश करना। किसी अच्छे वातावरण या दूसरे का सपोर्ट का मतलब होता है कि जिस काम को हम करने का सोच रहे हैं उसको अकेले करने के बदले कुछ एक दो लोगों के साथ मिलकर के सपोर्ट में मिलके करें। तो उससे हमको थोड़ा मदद मिल जाता है, क्योंकि कई बार ये जो घबराहट होती है ना, वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ही नहीं होती है, बल्कि जो जिस नए जोन में हम जा रहे हैं ना, उसकी अनिश्चितता की भी घबराहट साथ में जुड़ी होती है। मतलब हमको इस जोन में तो कंफर्ट लग रहा है, लेकिन जिस जोन में हम जाने का सोच रहे हैं उसके बारे में एक भय होता है या एक चिंता होती है या एक अनिश्चितता कहिए, उसको आशंका कहिए, वो होती है।
तो वो काउंटर करने में हमको मदद मिल जाती है अगर हम एक दो लोगों के साथ मिल करके उसको फेस करने का सोचते हैं तो। एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय यह है कि अपने में मनन की प्रक्रिया के साथ ये देखने की जरूरत पड़ती है कि ये जो डिजाइन हमने बना लिया है उसके कारण ये जो घबराहट हो रही है, ये घबराहट के पीछे कोई मूलभूत सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारे कंफर्ट जोन में फंस जाने के कारण ऐसा हो रहा है। मनन पूर्वक ये निष्कर्ष एक बार निकल जाए तो थोड़ा मन को मजबूत करके ये निर्णय ले लेना होता है कि एक बार हम इससे बाहर निकलने का सप्ताह, 10 दिन या 15 दिन ट्राई करके देखेंगे। और फिर 15 दिन बाद ही हम लौट के रिव्यू करेंगे कि पहला वाला जोन ठीक है कि ये नया वाला जोन ठीक है, लेकिन 15 दिन तो हम ट्राई करके देखेंगे। ऐसा एक सप्ताह का, 15 दिन का थोड़ा संकल्प मजबूत करके उतर जाना होता है। तो उतने समय में हमारा जीवन धीरे धीरे नए डिजाइन के साथ एट्यून्ड हो जाता है, लाइन अप हो जाता है। फिर वो कठिनाई खत्म हो जाती है। ये बेसिकली चेंज की कठिनाई है, इनर्सिया है। जड़ वस्तुओं में जो इनर्सिया होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, स्थिर है तो स्थिर बने रहने का, बेसिकली चैतन्य में वही इनर्सिया इस घबराहट और भय के फॉर्म में दिखता है। ये दो में से एक काम करना चाहिए, या तो कुछ दो चार लोगों के सपोर्ट से या एक अच्छे वातावरण का सपोर्ट लेकर के उससे बाहर निकलने का काम करना चाहिए। और वो नहीं मिल सके तो मनन की प्रक्रिया से अपने को बार बार ये ध्यान दिलाने की जरूरत है कि ये भय और घबराहट के पीछे कोई सच्चाई या वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक तरह की आदत में हम फंस गए हैं। उस बदलाव का ये मुख्य रूप से इंडिकेटर है। और ऐसा पहचान के एक बार मन बना लेना होता है कि सप्ताह, 15 दिन हम इस नए मॉडल को ट्राई करके देखेंगे, फिर भी कठिनाई होगी तब हम लौट के रिव्यू करेंगे। जी भैया। जी भैया, वही वही नहीं, वही मैं अभी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था कि मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी तक की जो आदतें बनी है उस आदत में से बाहर निकलने में कभी कभार घबराहट हो जाती है। बाद में फिर से जब वो आदत में चले जाते हैं तो फिर कंफर्ट हो जाएगा। वही वो ट्रांजिशन में होता जी, है। यानी जो होता है। जड़ में भी होता है, सॉरी भैया, जड़ में भी जो होता है वो चेतन में भी ऐसा इनर से आ जाता है। जी भैया, जी 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 भैया, उसी का असर है ये। सही है सही है। बढ़िया। किन्हीं धन्यवाद का और भैया। कोई प्रश्न हो तो। हाँ, सॉरी, कुछ कह रहे भैया? नहीं नहीं, धन्यवाद भैया। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। किन्हीं का और कोई प्रश्न तो नहीं? कोई कमेंट, कोई प्रश्न? जी माता जी, कुछ कह रही हैं आप? नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। अभी हम बंगलौर आए थे बिटिया के यहाँ, 8-10 दिन से इसी के यहाँ हैं। और जब से हम वहाँ से आए हैं भोपाल से, तो हमने तो अपने जो वैसे मुद्दे थे वो सुलझा लिए। और बच्चों से भी, बच्चे बच्चे क्या, बिटिया से भी खूब अच्छा है। पर एक हमें जैसे हमारी किसी से बात होती है, या 2 हफ्ते 10 दिन में कभी कोई हमें कड़वी लगी बात, उस वक्त हमारे अब भी भाव बिगड़ जाते हैं। लेकिन 1-2 घंटे के अंदर हम फिर खुद पे काम करते हैं कि ये भाव, तो ये हम ही ने तो अपने भाव बिगाड़े हैं। और अपने काम करके, अपने ऊपर काम करके हम एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, अपने भाव ठीक कर लेते हैं। लेकिन इमीडिएट अगर हमारे भाव ना बिगड़े, इसके लिए क्या करें? यद्यपि भाव बिगड़ते हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, पर अंदर तो थोड़ी हलचल होती ही है। उसके लिए क्या करें भैया कि वो हलचल भी ना हो? दो आदत को जितना फास्ट कर पाएंगे, जितना तेजी से कर पाएंगे, उतना जी। ये निकल पाएंगे। एक तो ये कि वो गलती करता हुआ आदमी भी या हमको खराब बोलता हुआ आदमी भी मूल में शुभ चाहता है, ये हाँ बात भैया। को हम पहले से देख सकें। हाँ। वो ठीक देखने है। का अभ्यास। ठीक है। और दूसरा, हमको ये तो सुनाई देता है कि वो कोई ऐसी बात कह रहा है जो हमको ठीक नहीं लगती, ठीक। बट
उसको अपने ऊपर लेके नहीं सुनना होता है हमको। हम जब दूसरे को सुन रहे हैं तो पूरा फोकस हमको दूसरे पर ही बना के रखना होता है। हम अपने को बीच में ले आते हैं, इसलिए हमको चोट लगती है। अपने को बीच में ले आने का मतलब हम बात को अपने ऊपर ले के सुनते रहते हैं कि देखो हमको ऐसा कह दिया, मैं तो ऐसी नहीं हूं, या मैं तो इसके लिए इतना अच्छा सोचती हूँ और ये मेरे लिए ऐसा सोचता है। ये हम अपने को बीच में ला के जब सुनने लगते हैं तो चोट लगती है। हम जब अगले को सुन रहे होते हैं तो हमको पूरा फोकस सिर्फ अगले पर रखना होता है और ये देखना होता है कि उसकी मान्यता क्या है या उसके भाव विचार की अभी ये स्थिति है। हम जो अपने को जोड़ के देख लेते हैं कि मुझे ऐसा कह रहा है, वहां से अपने अहंकार को चोट लगनी शुरू होती है। तो अपने को बिना बीच में लाए सुनने का अभ्यास करना होता है। और तीसरी चीज, वो जो भी बात कह रहा है वो सब के पीछे उस अपनी कौन सी जरूरत को पूरा करना चाह रहा है, हमको वो जरूरत सुननी होती है। क्योंकि उसका मूल उद्देश्य हमको खराब बताना नहीं है, उसका मूल उद्देश्य हमारे ऊपर कचरा फेंकना नहीं है। वो अपने में कुछ चाहता है, वो पूरा नहीं हो रहा है उसका, तो असंतुलित हो करके कचरा हमारे ऊपर फेंक रहा है। तो हमको अगले की वो नीड सुननी होती है कि अगले की कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो ऐसा कह रहा है या कर रहा है। ये तीन चीजों को जितना फास्ट कर पाएंगे उतना संतुलन अपने में बना रहेगा। जी भैया। जी माता जी। फिर से बहुत रिपीट बहुत। करूं? नहीं पर्याप्त है? भैया, बहुत सही बताया आपने। और हम अपने पे ले लेते हैं तभी हम व्यथित हो जाते हैं। है ना, है ना। हम्म, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत। और एक भैया बात और है, अब हमें ना सबसे ज्यादा बात करने में भी अब उतना अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसा स्वभाव हो गया कि हम दिन भर कमरे में बंद लिखते ही रहें, कविता लिखते ही रहें। अब हमें उसमें ज्यादा सुकून मिलता है। पहले हमें ढूंढते थे कि हमें लोग नहीं मिलते, कोई बात नहीं करता, तो ये हम सब लिखते रहते हैं। तो ये ठीक है भैया या कम ठीक है, या इसमें क्या सुधार करें? कुछ नहीं माता जी, बहुत अच्छा है, करिए। जब दूसरा बात करना चाहे तो उससे बात भी कर लीजिएगा। हाँ नहीं, वो तो कर लेते हैं भैया, उतना उतना तो है अभी। बस बस, उतना पर्याप्त है माता जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी भैया। ठीक है भैया, बहुत बहुत अच्छे से आपने हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया। बढ़िया, प्रणाम। बहुत। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बढ़िया शशि दी, ये जो प्रश्न आप कह रही है कि निर्णय लेने में जो बाधा आती है उसका कारण भी ये इनर्शिया है क्या? इनर्शिया तो निर्णय लेने में बाधा का एक कारण तो है ही, है ही। निर्णय लेने का एक दूसरा कारण भी जो होता है ना, वो होता है अपने में क्लैरिटी का अभाव। ये स्पष्टता नहीं होती है कई बार अपने में कि ये ठीक है कि वो ठीक है। आधा मन एक तरफ वोट देता है, आधा मन दूसरे तरफ वोट देता है, और उस अनिर्णय की स्थिति में हम फंसे रहते हैं, जिसके कारण इतनी कठिनाई होती है हमको। असमंजस की स्थिति होती है, संशय कहते हैं उसको, कि अपने ही मन का, जीवन का एक हिस्सा उसके पक्ष में कह रहा होता है, दूसरा हिस्सा उसके विपक्ष में कह रहा होता है, क्योंकि अपनी क्लैरिटी नहीं होती है बहुत क्लियर। जी दीदी, कुछ कह रही हैं? हाँ भैया। जो भैया ने जो प्रश्न रखा था ना, उससे मैं अपने आप को भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई। और ये भी देखा कि कई सारी चीजों का निर्णय मैं चाहकर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें ना सुख भी दिखाई दे रहा होता है। तो ये भी मतलब उसके छूट जाने का डर भी होता है। तो ये दिखते हुए भी कि वो चाहना या जिससे मैं सुख पाने की अभी भी अभिलाषा है, वहां पे वो निरंतर सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन अभी उसको छोड़ते हुए भी डर लगता है कि मतलब वो जितना मिल रहा है उतना भी नहीं चला जाए। तो उस हम्म। स्थिति को ध्यान में रख के मैं ये वही, बात कह रही थी। उसमें जो करना चाहिए ना दीदी, छोड़ने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए।
जी। देखने का कोशिश करना चाहिए कि वास्तव में हमको कितना सुख मिल रहा है उससे और कितना दुख मिल रहा है। हम्म। वो जो मैं बार बार वो बात कहता हूं ना कि जिन इस तरह की किसी संवेदना से या दूसरे से भाव पा करके जब हम सुखी होने का कोशिश करते हैं ना, हम्म। अनुकूलता बाहर की पा के जब हम सुखी होने का कोशिश करते हैं, तो हम्म। ठीक है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कुछ हमको उसका सुख महसूस होता है। हम्म। बट हमको थोड़ा रुक के ये देखना चाहिए कि बाकी के 23 घंटों में, बाकी के 22 घंटों में उसके कारण कितना दुख पैदा हो रहा है, हम्म। उसको देखेंगे ना। और जो उसकी प्रक्रिया हमने कही थी कि परिणाम के रूप में देखना चाहिए, हम्म। कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। हम्म। इवन ताप के रूप में ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, तो दिखेगा कि जिन संवेदनाओं में हमने सुख मान रखा है, जिन लोगों से भाव पाने में हमने सुख मान रखा है, थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना शुरू करिए। देखिए कि उन संवेदनाओं से गुजरते समय कितना देर आराम में है, कितना देर एक आवेशित स्थिति बना हुआ है। दूसरे से जब हम्म। हमको भाव मिल भी रहा है तो कितना देर हम आराम में रहते हैं, और कितनी बार हमारा मन 10 तरह की शंका कुशंकाओं से होते हुए गुजरता है। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जी तो भैया। तो अभी निष्कर्ष की हड़बड़ी नहीं करिए, ऑब्जर्व करना शुरू करिए, तो धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि प्रक्रिया के दौरान भी बेसिकली सुख नहीं मिलता है, दुख भुलाने का उपाय है ये सब। होता ये हाँ। है होता ये है कि किसी भी संवेदना का, मैं संवेदना का ही उदाहरण पहले दे देता हूं। हम्म। किसी भी संवेदना का जो हमको सुख महसूस होता है, वो बेसिकली होता यह है कि उस संवेदना को पाने की अपने में पीड़ा उठनी शुरू होती। हम्म। उस पीड़ा को एक सीमा तक हम सहते हैं, हम्म। एक सीमा के बाद हम उसको पूरा करने के लिए उठते हैं हम्म। और उसको पूरा करने में लग जाते हैं। हम्म। जितनी ज्यादा देर हमने उसके पहले पीड़ा भोगी है, हम्म। बेसिकली वो मिटने का काम हमारा उतने उसको भोगने के दौरान होता है। हम्म। तो ये समझ में आता है कि वो 10 मिनट जो भोगने के दौरान हमको सुख जैसा महसूस हो रहा है, हम्म। बेसिकली वो तभी महसूस होगा जब उसके पहले आधे घंटे की वो पीड़ा हमने भोगी है। हाँ जी अगर भैया। वो आधे घंटे की पीड़ा नहीं भोगेंगे पहले, तो बाद में 10 मिनट का सुख भी वो हमको महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। जी। ये दिखना जरूरी है। उसी तरह से वो 10 मिनट में भी थोड़ा ऑब्जर्व करने जाइएगा तो दिखेगा कि जितना आवेश हमारे अंदर पैदा हो गया था उस संवेदना के अभाव का, हम्म। बेसिकली वो आवेश भर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। हम्म। तो इट इज मोर लाइक कि अपने शरीर में आग लगाएं पहले और फिर बोरोलिन लगा के थोड़ी ठंडक पा लें। हाँ बट लेकिन भैया अभी तो वो बट आग ये जो है मेरा ना वो। निष्कर्ष है, हाँ इसलिए अभी हाँ। आप मत लीजिए इसको। जी। हम तो कह जी। रहे हैं कि ऑब्जर्व भर करना शुरू करिए कि सचमुच ऐसा होता है कि नहीं होता है। जी। हमारे निष्कर्ष वैसे हैं जैसे आग में हाथ डालने से क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। हम्म। अगली बार जब आप आग में हाथ डालें, थोड़ा आंख खोल के देखें कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब हम्म। आपको उस संवेदना की नीड लगने लगे, आप 5 मिनट उसको रोक के देखिए क्या महसूस होता है। तो उसकी पीड़ा हम्म। दिखनी हम्म। शुरू होगी। और वो पीड़ा दिखेगी, तो फिर आगे जो है वो भी दिखेगा कि वो सुखी होने के नाम पर बेसिकली जितना आवेश हमारे अंदर पैदा हो गया था वो भर बुझता है। हम्म। तो वो जब दिखना अपने अधिकार पर शुरू होता है ना, एक तो है कि हमारे निष्कर्ष आपको लॉजिकली ठीक लग रहे हैं, इतने हम्म। से बात नहीं बनेगी। जब आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो गुजरने के पहले और गुजरने के दौरान ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जब आपके हम्म। ऑब्जर्वेशन का निष्कर्ष ये निकल जाएगा तो आपका मन वहां से हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब भी दुख ज्यादा सुख कम दिखता है तो आदमी वहां से हटने ही लगता है। हम्म। अभी क्या हो रहा है कि आपको कम सुख दिख रहा है, वहां निरंतर सुख नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सुख दिख रहा है, हम्म। दुख नहीं दिख रहा है अभी।
हम्म। थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो परिणाम दुख भी दिखेगा, ताप दुख जो कहा वो भी दिखेगा, और संस्कार दुख तो बिल्कुल दिखेगा कि जितना बार हम उसको भोगते हैं उसको भोगने की कामना और बलवती होती और है। बढ़ती जाती है, हाँ। तो इसका मतलब हम उस दलदल गड्ढे के लूप में फंसते जा रहे हैं, हमको एक दिन हिम्मत करके निकलने की ही जरूरत पड़ेगी। भैया एक बार ये जैसे हिम्मत करके मैं निकली और मैंने निर्णय लिया, पर जो वो निरंतर सुख, मतलब जो समझ के द्वारा जो निरंतर सुख की स्थिति है, वो भी अभी योग्यता बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल, ये इसलिए हुआ। दीदी, हाँ समझ गया मैं। इसलिए मैं अभी ये कह रहा हूं कि हिम्मत करने के पहले ये ऑब्जर्वेशन करके देख लिया जाए कि उसमें सुख कम है और दुख ज्यादा है। हम्म। आप पहला भाग तो देख रही हैं, सुख कम है। हम्म। थोड़े दिन ऑब्जर्व करके ये देख लिया जाए कि सुख की तुलना में जो दुख मिल रहा है उसके कारण वो ज्यादा है, क्योंकि उसी हम्म। संवेदना में सुख की प्रवृत्ति हमने मान रखा है, इसीलिए तो आधा घंटा हमको दुख देता है। हम्म। अगर उसमें सुख की प्रवृत्ति हम नहीं माने होते तो उसको पाने की कामना भी हमारी नहीं उठती ना। हम्म। तो हमारा दुख पैदा होने का काम भी नहीं होता, वो हमारे कारण ही पैदा हो रहा है दुख, ये पहचानना जरूरी है। हम्म। उसको पहचानेंगे फिर हिम्मत करिए उससे निकलने का। अभी क्या होता है हाँ। कि आप हिम्मत करते हैं लेकिन आपको निरंतर सुख नहीं मिला तो फिर उसी थोड़े सुख में चले जाते हैं। हम्म। लेकिन अब जब आपको उसमें थोड़े सुख के साथ बहुत सारा दुख दिखेगा तो हम्म। फिर अब कोई धक्का भी मारेगा तो आप नहीं जाएंगे। हम्म। फिर क्या करेंगे, तो फिर निरंतर सुख में ही हाथ पैर मारने का कोशिश करेंगे। हम्म। वो रास्ता बंद हो जाएगा। एक बार दुख हम्म। ज्यादा उसमें दिखना शुरू हो गया ना तो वो रास्ता बंद हो जाएगा। हम्म। अभी जब तक उसमें वो दुख की मात्रा अधिक नहीं दिखेगी तब तक उसको छोड़ना मुश्किल होता है दीदी, तब तक जबरदस्ती मत करिए। जी। हाँ, वो जबरदस्ती करने पर फिर वो ये होता है कि और भी ज्यादा वेग से ना उस सुख के लिए भागते हैं फिर। है ना, है ना, है ना। हम्म। होता ही है, इसलिए उसमें दुख ज्यादा साथ में देख लिया जाए। जी भैया। दोनों तरह से मनन करके भी और फिर रियल लाइफ में उससे गुजरते हुए भी। जी। गुजरते हुए का जो निष्कर्ष होता है ना वो अपना निष्कर्ष होता है। जी भैया। जी। जी। बहुत सुंदर भैया, थैंक यू सो बढ़िया। मच। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी रेणु दीदी। हाँ भैया, आज तो ये नया ही डायमेंशन और बहुत अच्छी गहराई से खुला है, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में पता चल रहा था। आपने पहले भी कभी कहा था कि जिस चीज में हम सुख मान रहे हैं वही नहीं मिलेगा तो हमारे दुख का कारण बनेगा। मतलब जो ये अस्थिर सुख जो है। तो लेकिन आज वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ है कि उस दुख को जब तक कि वो दुख ज्यादा नहीं दिखाई देने लग जाए तब तक उससे सुख पाने की कामना बनती रहेगी। जी। तो जी। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कभी जैसे लोगों से पूछते हैं कि अच्छा आपको सुख चाहिए क्या या दुख चाहिए, तो कई बार ये जवाब आता है कि बिना दुख के हमको सुख कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा कि सुख है। लोगों के ये जवाब आते हैं जैसे आप निरंतर सुख वाली बात करते हैं। तो लेकिन आज समझ आ रहा है कि इसका एक जवाब हो सकता है। थोड़ा सा और उसको बताइए कि अगर कोई ये कहेगा कि है ना कि बिना दुख के हमको सुख का मजा ही क्या है, तो फिर क्या दो जवाब दिया जाए। दो कमेंट है इस पर। हम्म। अपने लिए देखिएगा तो संवेदना के जो सारे सुख हैं वो दुख से संपृक्त हैं। परंपरागत भाषा में मैं कहूँ तो दुख से संपृक्त हैं, यानी दुख से जुड़े हुए हैं अविभाज्य रूप से। हाँ, तो तभी बोलते संवेदना हैं लोग। वाले जितने सुख को भी हम लेने का कोशिश करेंगे उसमें दुखी होने की गारंटी है, बल्कि उसका दुख पहले जितना हम उसके अभाव का दुख जितना ज्यादा हम भोगते हैं, बेसिकली उसके पाने का सुख भी हमको उतना ही मिलता है। जिसके हम्म। अभाव की आपको पीड़ा नहीं होती है उसको पाने का कोई सुख भी नहीं मिलता आपको। अगर मोबाइल के अभाव की आपको पीड़ा नहीं हो रही हो तो घर में मोबाइल आ जाने से कोई सुख भी नहीं मिलता। सही बात है भैया। घर में सोफा के अभाव की पीड़ा नहीं हो रही हो आपको तो घर में सोफा आने से कुछ ज्यादा मजा भी नहीं आता है।
इनफैक्ट सारे संवेदना वाली जगह पर ये बात दिखती है कि उनके अभाव का जितना दुख होता है, बेसिकली उसके पाने का उतना ही सुख है, क्योंकि वस्तुतः वो सुख है नहीं, वो दुख को मिटाने का उपाय है। जी भैया। वो सुख है ही नहीं, वो वस्तुतः जितनी पीड़ा होती है, जितना दुख होता है, उतने को मिटाने का काम करती है संवेदना वाली सुख। और हमको वापस एक तरह से देखिएगा तो वो सारा इतना ही करता है कि हम गड्ढे में गिरे हुए थे, वापस उसको जीरो के स्टेट पे ला देता है। तो वस्तुतः हम्म। वो तो दुख या दुख का अभाव है, सुख का तो टेस्ट भी नहीं मिल पाता है उसमें। सो सुख, ट्रू भैया। हाँ, सुख का हम्म। जो टेस्ट मिलना शुरू होता है ना, वो तो अपने में एक नेचुरल और नॉर्मल स्टेट के ऑब्जर्वेशन से मिलने का शुरू होता है। तो जैसे हम स्वस्थ हैं कि नहीं, ये जानने के लिए बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों पर ध्यान देके हमको पता चलता है कि हम अभी स्वस्थ हैं कि बीमार हैं। जरूरी नहीं है कि बीमार पड़े तभी हमको स्वास्थ्य का पता चलेगा। ऐसे ही हमारे अंदर जब कभी स्नेह का भाव होता है, सम्मान का भाव होता है, कृतज्ञता का भाव होता है, संबंध में दूसरे के साथ तृप्ति पूर्वक जीना होता है, तो उसकी तृप्ति महसूस करने के लिए उससे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं होती। जी जितने भैया। मूल्य मूलक आस्वादन हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों के, जिसको सामान्य भाषा में कहें, आपको अगर हमारे साथ रहना अच्छा लग रहा हो, हमको आपके साथ रहना अच्छा लग रहा हो, ये अच्छा लगना हमको पता चलता है। इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम पहले दूसरे से झगड़ा करें फिर हमको अच्छा लगना पता चलेगा। बल्कि वो अच्छा लगने का सेंस हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। उसका जब अभाव होता है तो वो हमको पीड़ा देती है। हम्म। इसी तरह से जब आप पढ़ रहे होते हैं, कुछ समझ रहे होते हैं, अभी कुछ चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के दौरान आपको कोई बात समझ में भी आती है, तो वो आपको एक तृप्ति देती है। इस हम्म। तृप्ति के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि 10 जगह नासमझी का दुख झेले हुए हों तब हमको वो पता चलेगा। बल्कि आपको अपनी नासमझी का पता भी नहीं हो पहले से, अभी आपका ध्यान चला जाए और उसके साथ उसका समाधान दिखना शुरू हो जाए, तो उस समाधान की तृप्ति मिलनी शुरू हो जाती है अपने को। हम्म। हम्म। तो ये जो समाधान का जो सुख है या समझने का जो सुख है, और संबंध में जो भाव का सुख है, जिसको लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक आस्वादन कहते हैं दर्शन की भाषा में, ये दोनों जगह पर देखिएगा तो किसी नकारात्मक की जरूरत नहीं है, किसी दुख की जरूरत नहीं है सुख को महसूस करने की। जरूरत ही नहीं। सही बात है भैया। संवेदना वाले में वो बाध्यता है। तो परंपरागत उदाहरण तो संवेदना का ऐसा देते हैं कि वो दूध का ग्लास है जिसमें एक बूंद जहर पड़ा हुआ है। अब आप उसको पिएंगे तो ताकत मिलेगी जो सो मिलेगी, लेकिन वो जहर साथ में जरूर काम करेगा, इतना पक्का है। तो सारे संवेदना के जो सुख हैं वो बेसिकली पेन किलर की तरह हैं, जितना दर्द उतना राहत। कोई दर्द नहीं तो कोई राहत भी नहीं। हाँ, और फिर अगर कोई दर्द नहीं है तो फिर हम निरंतर सुख की तरफ जाने का सोच सकते हैं फिर। है ना। और वरना जितना उसी वो में ही। दर्द नहीं हाँ। है उतना हाँ। संवेदना की जरूरत भी नहीं लगती फिर आपको। हाँ, फिर जरूरत नहीं रहेगी। नहीं लगती। वो दर्द ही है जो बेसिकली हमको संवेदना की तरफ खींचता है। हम्म। हाँ बिल्कुल भैया। तो पहले ऐसा लगता है कि वो सुख को दबाने के बजाय उसमें दुख वाला पार्ट हमको बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन से दिख जाए रियलिटी में अपने लिए। जी, पहले मनन से दिखे, फिर जी। ऑब्जर्वेशन से भी दिखे। जी। 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 बहुत ही अच्छा भैया। बढ़िया दी। नमस्ते। नमस्ते भैया। बढ़िया गीता दी, आप प्रश्न पूछ रहे हैं बुद्धि में बोध साक्षात्कार को कैसे समझें, एग्जाम्पल दीजिए। इसके लिए तो कभी किसी अध्ययन सत्र में विस्तार से बात कर सकते दीदी। भाव तक जो देख पाते हैं ना, और संस्कार को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हमको सिंपल ये देखना चाहिए कि भाव सकारात्मक है कि नकारात्मक है।
और भाव अगर सकारात्मक दिखता है तो उसके मूल में कोई ना कोई सकारात्मक स्वीकृति या मान्यता दिखेगी आपको। और भाव जब भी नकारात्मक दिखेगा तो उसके मूल में भी कोई ना कोई स्वीकृति या मान्यता दिखेगी आपको। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा ना, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मुझे आपके तो केस का पता नहीं। आपका सीनियर जब कभी आपको डांटता है उतना गुस्सा नहीं आता। वही बात कोई जूनियर या बराबर वाला बोल दे, गुस्सा बहुत अधिक आ जाता है। तो अपने अंदर भाव की जगह पर हमने ऑब्जर्व किया कि गुस्सा है या विरोध है। उसके पीछे देखने जाएंगे कि मान्यता कौन सी काम कर रही है। तो मान्यता ये काम कर रही है कि सीनियर बोले तो ठीक है, बराबर वाला कैसे बोल सकता है। ठीक है? जिसके पीछे देखिएगा तो बेसिकली हम आदमी को आदमी की तरह नहीं देख रहे हैं, उसके पद के साथ, उसके पोस्ट के साथ ही हम आदमी को देख रहे हैं। ये मान्यता हमको उसके पीछे दिखनी शुरू होती है। एक बार ये मान्यता हमको दिखनी शुरू हो गई तो अब इस मान्यता को लूज करने का तरीका ये होता है कि मानव वस्तुतः मानव है, इस रूप में हम उसको देख पाए। कि जब हमको दिख रहा है कि अगले किसी के लिए हमको विरोध और गुस्सा आ रहा है उसके किसी बात को कहने से, तो हमको ये दिख जाए कि वस्तुतः वो भी एक मानव है, ये देखने का अभ्यास हम कर सके। और जिस बात को लेकर के हमको गुस्सा आ रहा था, उस बात को जो फिर से मैंने पीछे कहा वही कहूंगा कि अपने ऊपर लेके नहीं सुना जाए, और उसके पीछे उसकी जरूरत क्या है उसको सुनने का, पढ़ने का, पहचानने का काम किया जाए। क्योंकि उसका मूल उद्देश्य अपनी जरूरत को एक्सप्रेस करना है, ना कि हमारे ऊपर कचरा फेंकना है। तो वस्तुतः साक्षात्कार और बोध के लिए काम क्या किया जाए उसको अगर पूछेंगे ना, तो उसके लिए तो भास और आभास में जो सच्चाई हमको दिखाई देती है, स्वभाव और धर्म के बारे में, चारों अवस्था के स्वभाव और धर्म के बारे में जो सच्चाई हमको दिखाई देती है, बेसिकली उस सच्चाई पर अपने ध्यान को निरंतरता में बनाए रखने का प्रयास करना होता है। कि ये जो मूलभूत सच्चाई हमको किसी मनुष्य की दिखाई दे रही है, उसके स्वभाव के रूप में, उसके धर्म के रूप में जो हमने पहचाना है, उस पर अपने ध्यान को निरंतरता में बना के रखने का अभ्यास वस्तुतः साक्षात्कार और बोध में प्रवेश करने का अभ्यास है। और बेसिकली जिन निष्कर्षों पर आप ध्यान को बना के रखते हैं, धीरे धीरे जीवन उसको स्वीकार लेता है, वही आपका संस्कार बन जाता है। तो पुराना संस्कार अगर अदरवाइज कुछ होगा भी तो वो स्वाभाविक रूप से वाइप आउट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, मिट जाएगा, इस नए संस्कार से बदल जाएगा, अगर हम पॉजिटिव पर ध्यान बनाए रखने का काम कर रहे हैं तो मध्यस्थ दर्शन की अभ्यास विधियों में मूल मुद्दा नकारात्मक से लड़ने का नहीं है। मूल मुद्दा सकारात्मकता को पहचान करके उसको इंश्योर करने का है। तो अपनी गलत मान्यताओं से लड़ना मूल मुद्दा नहीं है। सही की स्वीकृति को मनन पूर्वक पहचान करके फिर उस पर अपने ध्यान को निरंतरता में बनाए रखने का प्रयास करना मूल अभ्यास है। उसी तरह से विरोध और द्वेष से लड़ना मुख्य काम नहीं है। स्नेह और सम्मान को अपने में सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना मूल काम है। तो अगर आप पूछेंगे कि साक्षात्कार और बोध के लिए अभ्यास क्या है, तो अभ्यास तो ये है, मूलभूत सच्चाई को पहचान करके उस पर ध्यान को बनाए रखना। उस प्रक्रिया में जब कभी विरोध आ जाता है, अपमान आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो उसको पहचाना जाए, उसके पीछे क्या मान्यता काम कर रही है उसको पहचाना जाए। और जब वो मान्यता पकड़ में आ जाए तो अपने से एक प्रश्न पूछा जाए कि वो जो मूलभूत सच्चाई है उसके आधार पर हम अपने भाव को बनाएं, ये ठीक है, या ये जो मान्यता बना रखे हैं उसके आधार पर अपने भाव को बनाएं, ये ठीक है। भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना, इमोशनली स्टेबल होना, ये ठीक है, या इमोशनली अनस्टेबल होना और भावनात्मक रूप से दूसरे पर परतंत्र रहना, ये ठीक है, ये सवाल अपने से पूछा जाए। तो एक तरफ सच्चाई और एक तरफ मान्यता को रख करके जब आप ये सवाल पूछेंगे ना,
तो थोड़े समय में आपको निष्कर्ष में दिखने लगेगा कि मूलभूत सच्चाई के आधार पर ही अपने भाव को बनाना ठीक है, इन मान्यताओं के आधार पर बनाने के बदले। माइक दे रखा हूं दीदी, अगर आपको इस पर कुछ भी पूछना हो, कमेंट करना हो तो आप बता सकते। जी भैया, थैंक यू सो मच भैया। बहुत डिटेल में आपने इसको किया है। और मतलब भाव की जगह पे भी स्नेह को देख देख पाना, और मान्यता की उस पे मूलभूत वास्तविकता को देखना, ये मैं पकड़ पाई हूँ इसमें भैया। थैंक यू सो मच। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। अब मैं सोचता हूँ जो समय बचा है उसमें जो, हाँ, किशन भैया बताइए, माइक दे दिया हूँ। ये जो अभी लास्ट में जो आपने बोला है ना, एक तरफ जो गलत मान्यता है और उसके पैरेलल जो आभास पूर्वक जो मूलभूत सच्चाई जो है, उस पर हम ध्यान को बनाए रख करके ये जो गलत मान्यता है ये रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन ये जो आभास पूर्वक जो हमने मूलभूत सच्चाई के बारे में जो निष्कर्ष बनाया है, तो ये मानना ही हुआ कि ये जानना हुआ, या आप ऐसा कहना चाह रहे कि मूलभूत सच्चाई को हम जब आभास पूर्वक जब हमने उसको निष्कर्ष बनाया है, तो उसको फिर हम जीने में देख भी रहे हैं, तो फिर जानने वाला काम हो रहा है। तो ये ऐसा ठीक है? उसमें दो बातें हैं भैया, मतलब, और भाषा थोड़ा ठीक से पकड़िएगा, दो भाषा है। उसमें ठीक। से कौन से आप बात करना चाहते हैं ये आपका निर्णय है। जी। एक भाषा यह है कि जानने का 5 स्तर है। पहला स्तर है भास, दूसरा स्तर है आभास, तीसरा स्तर है प्रतीति या साक्षात्कार, चौथा स्तर है बोध, पांचवा स्तर है अनुभव। अगर इस भाषा से चलेंगे तो भास भी जानने का ही एक स्तर है, आभास भी जानने का ही एक स्तर है, कमजोर है पर जानने का ही है। साक्षात्कार उससे ज्यादा मजबूत है, साक्षात्कार बोध उससे ज्यादा मजबूत है, और अनुभव सबसे ज्यादा मजबूत है। इस भाषा में देखेंगे तो भास और आभास भी जानने का ही जगह है, साक्षात्कार नहीं है, बोध नहीं है, लेकिन है स्तर जानने का ही। एक भाषा यह है दर्शन में। हम्म। दूसरी जगह से अगर मानने की जगह से पूछिएगा, तो बेसिकली जहां जहां भी जानना होता है, मानना उसके साथ जुड़ा ही रहता है। और अच्छा ही है कि जुड़ा रहता है, क्योंकि जानने के साथ अगर मानने वाला काम नहीं हो रहा है तो फिर मानना ठीक कैसे होगा। तो साक्षात्कार और साक्षात्कार बोध शब्द भी हम तभी प्रयोग करना चाहते हैं जब जानना और मानना एक दूसरे से जुड़ा ही रहे। तो मानने की क्रिया तो रहती ही है, साक्षात्कार में भी, साक्षात्कार बोध में भी, दोनों जगह रहती है। हम्म। दोनों जगह रहती है। फर्क सिर्फ भास और आभास से, जो साक्षात्कार और साक्षात्कार बोध में फर्क है, वो फर्क सिर्फ इस बात का है, दो फर्क है। एक है कि उस सच्चाई के बारे में हमारा ध्यान कॉन्स्टेंटली बना रहता है, नंबर एक। नंबर दो, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन और मनन, ये दोनों से हमारा वो जो निष्कर्ष है वो इतना मजबूत हो गया रहता है कि अब कोई मान्यता हमको दिखाई देती है तो उस सच्चाई वाले निष्कर्ष के प्रकाश में हम मान्यताओं की समीक्षा करते हैं और कर पाते हैं, ना कि ये मान्यताएं ही ओवर पावर कर जाती हैं और हमारे निष्कर्षों को दबा देती हैं। भास आभास की स्थिति जब तक रहती है तब तक ये संभावना रहती है कि ये मान्यताएं भी हमारे उन आभास के निष्कर्षों को दबा दे, ये पॉसिबिलिटी रहता है। लेकिन साक्षात्कार और साक्षात्कार बोध में प्रवेश करने का मतलब इतना ही है कि अब जब वो मान्यता हमको कॉरस्पॉन्डिंग मान्यता दिखाई देती है, तो अब ये सच्चाई हमारा आधार बनती है, हम इस पर टिके रहते हैं और यहाँ खड़े रह के उस मान्यता को समीक्षित कर पाते हैं, मूल्यांकित कर पाते हैं और उसको रीसेट कर पाते हैं। ये बात क्लियर हुई भैया, या कुछ और जी। कहना हाँ चाहेंगे? नहीं, हाँ भैया, क्लियर तो हुई है। पर जानने का जो काम है उसमें स्ट्रोंगर होता जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, भास से आभास, आभास से साक्षात्कार, साक्षात्कार बोध, और फिर अनुभव।
लेकिन जी जिसको हम कंप्लीट जानना बोल रहे हैं वो फिर अनुभव है। तो जी भैया। भैया, और प्रकृति के बारे में जानने का काम बोध तक जो है वो लगभग पूरा हो जाता है। व्यापक को और सहअस्तित्व को अनुभव करने वाले भाग में कमी रहती है, पर प्रकृति को जानने का भाग लगभग सब में प्रयोग कर रहा हूं कि लगभग हो जाता है बोध में, अगर हमारी गति हो जाए तो। हम्म। जी। जी। बढ़िया। ठीक है भैया, ठीक। नमस्ते। नमस्ते भैया। बढ़िया। तो अपने पास अब जो टाइम बचा है 25 मिनट का लगभग, उतनी देर में मैं सोचता हूं कि पिछले बार जो चर्चा हम कर रहे थे उसको थोड़ा बढ़ा करके भाव की जगह से हम चीजों को देखें तो कैसे अपने को स्थिर कर सकते हैं, उस पर थोड़ी बात कर देना चाहता हूं। पिछले सेशन में हमने इस पर बात की थी कि मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखते हुए कैसे हम नीचे भाव तक उतरें। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये कि भाव की जगह पर खड़े रह के भी हम कैसे चीजों को ठीक करने का काम कर सकते हैं। और पीछे के जितने उपाय बताए थे वो सब उपाय तो काम करते रहेंगे, जो पिछले सेशन में बताए थे मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। मैं आज उसमें एक दो बातों को और ऐड कर देता हूं। भाव की जगह पर जब कभी हमको कोई कमी दिखना शुरू हो जाए, और ये दिखे कि स्नेह नहीं है विरोध है, सम्मान नहीं है अपमान है, विश्वास नहीं है शंका है, या ईर्ष्या है या घृणा है या नफरत है, वो अगर हमको दिखना शुरू हो जाए किसी भी जगह पर, तो हमको एकदम सिंपल रुक करके दो तीन चीज देखना होता है। एक तो ये देखना होता है कि इस समय मेरी स्थिति सहज है कि असहज है, आराम में है कि परेशान है, सुखी है कि दुखी है। ये पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और उस समय इस ऑब्जर्वेशन को करेंगे ना, तो ये बिल्कुल आग में हाथ डालते हुए जैसी गर्मी महसूस होती है ना, वैसे आपको दिखाई देगा कि द्वेष का भाव है और हम परेशान हो रहे हैं, विरोध का भाव है और हम इरिटेट हो रहे हैं, अपमान का भाव है और हम अंदर से जल रहे हैं। बिल्कुल अंदर से जलता और उबलता हुआ स्थिति अपना दिखाई देगा अगर ऑब्जर्वेशन को करेंगे उस समय तो। और वही दुख है जो हमको उससे बाहर निकलने के लिए, उससे दूर होने के लिए प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। वो दुख जब तक दिखना नहीं शुरू होता है ना, तब तक तो लगता है कहीं ना कहीं कि ये करते रहे ठीक ही है, क्या तकलीफ है इसमें। तो किसी एक जगह पर भाव में वो ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। जब कभी भी निगेटिव दिखाई दे तो पहला ऑब्जर्वेशन का जरूरत है कि ये पहचाना जाए कि ये किस कारण से आया है, और वो हमको दुख दे रहा है, ये बात पहचान में आए। तो पहली बात ये पहचान में आए कि ये हमको दुख दे रहा है। दूसरे भाग में ये पहचानना होता है कि उसके पीछे का कारण क्या है। कारण का मतलब कोई ना कोई मान्यता होगी, या कोई ना कोई कंडीशन हमने लगा रखा है अपने स्नेह के भाव के ऊपर और वो कंडीशन टूट गया है। उदाहरण के लिए हमने कंडीशन लगा रखा है कि बच्चा इतना इतना बात तो हमारा कम से कम माने ही, पति या पत्नी के रूप में कम से कम इतना तो हमारे लिए करे ही। हमको लगता है कि ये जो कम से कम इतना करे ही जो हमने मान लिया है ना और बना रखा है, ये हमको सुख दे रहा है। ये नहीं रखेंगे तो जिंदगी का सुख छीन जाएगा। हमको ये बात नहीं समझ में आती है कि दूसरा जो हमारे साथ करता है वो कोई हमारे चाहने से नहीं करता है। जो उसकी मनोदशा होती है, जो उसकी मानसिक स्थिति होती है, जो उसकी समझ या मान्यता की हालत होती है, उसके आधार पर वो हमारे साथ सम्मान या अपमान करता है, स्नेह या विरोध करता है, अच्छे से जीने या खराब से जीने का काम करता है, ना कि हमारे चाहने के आधार पर करता है। अगर चाहने के आधार पर अगला करता तो हम 800 करोड़ आदमी से अच्छा चाह लेते, वो तो हाथ में था। वो नहीं होता है, ये हमको पहचानना जरूरी है। तो फिर हमको ये समझना जरूरी है कि ये जो इतने सारे कंडीशंस को हम बांध करके रखे हैं, उससे चिपकाव बना के रखे हैं, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो कंडीशन ही हमको अगले से वो सब उपलब्धि दिलवा रहा है। अगर वो कंडीशन नहीं रखेंगे हम तो उपलब्धि नहीं होगी अगले से।
हमको ये समझना जरूरी है कि अगले से जो उपलब्धि होती है या अगला जो हमारे लिए करता है या अगला जो हमको देता है, वो उसकी समझ या मान्यता पर निर्भर करता है, न कि हमारे चाहने, हमारे जिद या हमारे क्लिंजिंग पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि बेसिकली इसी तरह की जो मान्यताएं हमने बना रखी हैं, वस्तुतः वही मान्यताएं जब जब टूटती हैं, वही कंडीशंस जब जब टूटते हैं, वही परिस्थितियां जब जब टूटती हैं, तभी तभी हमारा भाव बिगड़ता है। और भाव का बिगड़ना वस्तुतः अपने में दुख देता है। ये हम ऑब्जर्वेशन से देख चुके हैं। तो ये बात हमको जितना जितना पकड़ में आता जाता है ना, उतना उतना फिर हम उन नकारात्मक भावों में जाने से दूर होते जाते हैं। और वो जो मान्यता या वो जो कंडीशन हमको फोर्स कर देता था नकारात्मक भाव में जाने के लिए, उसकी पकड़ ढीली होनी शुरू होती है। उसकी पकड़ ढीली होनी शुरू होती है, क्योंकि हमको दिखना शुरू होता है कि वही कंडीशंस या मान्यता वस्तुतः हमारे अंदर स्नेह को बनाए रखने में बाधा पैदा कर रही है। और हम जो ये मान रखे हैं कि उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, वस्तुतः उससे हमारी कोई जरूरत नहीं पूरी हो रही है, सिवाय दुख के उससे कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो रहा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगले से अगर हमारा जिद करके कुछ मिलता भी है हमको ना, तो उसमें दो चीज होता है। जितना अगले ने दबाव दे करके, दबाव लेकर के या दबाव पूर्वक आपके लिए कुछ किया है, उतना घुमा फिरा के 10 तरफ से वो आपको भी दबाव देने ही वाला है और वो हिसाब चुकता करने ही वाला है, अलग अलग तरह से। जाने अनजाने वो होता ही है। उसी तरह से दबाव पा करके, हम दबाव दे करके हम कुछ पा भी लेते हैं, तो भी अपनी तृप्ति नहीं होती, बल्कि एक अधूरापन, एक गिल्ट कॉन्शसनेस, एक अभाव बना ही रहता है, क्योंकि हमको दिखता है कि हमने जबरदस्ती करके ये लिया है। तीसरा बात मैं प्रयोग करने के लिए कहूंगा, खुले मानस से इसको थोड़ा प्रयोग करके देखिएगा कि अपनी उचित जरूरतों को ठीक ढंग से बिना दबाव दिए कह के दूसरे को छोड़ दीजिए। और थोड़े दिनों में आप उसको मैच करा के देखिएगा कि आपका सारा जिद करके भी जितना आपको मिलता था, अभी उससे अधिक मिल रहा है कि उससे कम मिल रहा है। हमारी अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जितना भी हमने दूसरों से जिद करके पाने का सोचा, जब कभी भी हमने उस जिद को छोड़ पाए ना, तो उससे ज्यादा लौट के मिलने का काम भी होता है। एक बार के लिए मैं इतने पे रुक जा रहा हूँ। कोई भी आपका प्रश्न हो तो एक बार हमको बताइए, या किसी पॉइंट को और एक्सप्लेन करने की जरूरत लग रही हो तो मैं पहले वो करूँगा, फिर कुछ और बातें करूँगा। कोई भी प्रश्न हो, किसी बात को लगता हो और एक्सप्लेन करना हो तो बताइए हमको। और प्रैक्टिस करेंगे तभी इन सब कंसेप्ट्स का डिटेल मतलब भी आपको समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के तो सिर्फ थ्योरी से बहुत गति नहीं होगी। बढ़िया। कोई प्रश्न नहीं है तो मैं फिर से आगे एक दो बातों को और कर देता हूं और इसको समराइज कर देता हूं। देखिए, एक मुख्य बात मैं ये कह रहा हूं कि नकारात्मक भाव जब कभी भी दिखे तो उसके दुख को पहचाना जाए, महसूस किया जाए, वो पहली जरूरत है। फिर उसके पीछे जाकर के अपनी मान्यता या कंडीशन को पहचाना जाए, जो उसको बना रखा है, जिसके कारण वो विरोध हमारे अंदर आया है, अपमान हमारे अंदर आया है, नकारात्मक भाव हमारे अंदर आया है। और एक तरफ मूलभूत सच्चाई को रख के और दूसरी तरफ इस कंडीशन को रख के तौल के देखा जाए कि ये कंडीशन हमको वस्तुतः कितना सुख दे रहा और कितना दुख दे रहा है, कितना इससे अपनी जरूरत पूरी हो रही है, कितना इससे बाधा पैदा हो रहा है, कितना इससे अपनी जरूरत का पूरा होना हो रहा है, कितना बाधा हो रहा है। इसी तरह से कितना दूसरे को ऐसा जीने से दूसरे को सहयोग मिल रहा है और कितना दूसरे को बाधा हो रही है। ये हिसाब लगा के देखने का काम किया जाए।
और जब भी आपको ये दिखना शुरू होगा कि वस्तुतः ये मान्यताएं, ये कंडीशंस आपके सुख की निरंतरता में बाधा डाल रहे हैं, ना कि आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो मन हटना शुरू होगा। इसी तरह से दूसरे से दबाव पा करके जो हम कुछ पाने का कोशिश करते हैं, जिद करके पाने का कोशिश करते हैं, उसमें कितना हमको सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है, इसका हिसाब लगा के देखा जाए। और किसी समय प्रयोग के लिए 15 दिन, 1 महीना बिना जिद के अपनी बात को कह के अगले को अवसर दिया जाए, और देखा जाए कि महीने भर बाद हमको रिटर्न के रूप में जितना पहले मिलता था उससे बेहतर मिलता है कि नहीं, और हमारा मानसिक सुकून पहले जैसा रहता था उससे ज्यादा अच्छा अब रहता है कि नहीं। ये ऑब्जर्व करके देखा जाए। अपने ऑब्जर्वेशन ही हैं जो अल्टीमेटली हमको किसी सवाल का उत्तर देते हैं। दूसरे से आप कितना भी किसी सवाल का उत्तर सुन लें, वो सब उधार का उत्तर है, जब तक कि आपके अपने ऑब्जर्वेशन पर, आपके अपने निरीक्षण पर वो खरा नहीं उतरता है। तो हमारे निष्कर्ष हमारे हैं, आपके नहीं हैं। हमारे निष्कर्ष से इतना ही हो सकता है कि आपको कहाँ ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, उसका एक गाइडलाइन मिल जाए, और एक होप मिले कि जब अगला ऑब्जर्व करके देख पाता है तो हम भी देख सकते हैं। उसके लिए ये सारे को यूज करने की, प्रयोग करने की जरूरत है, जरूरत है। अभी जो हमसे चूक होती है वो ये होती है कि जब हमको ये अपनी मान्यताएं या कुसंस्कार दिखते हैं ना, तो हमसे गलती ये होती है कि हम एक समय पर आकर के इन कुसंस्कारों के प्रभाव में आकर के अपने भाव को ही खराब करने का काम शुरू कर देते हैं, और भाव खराब करके फिर विचार में समाधान ढूंढने जाते हैं। भाव खराब करके विचार में समाधान ढूंढने का काम कितना भी करेंगे, डायरेक्शन ही गलत हो गया है। अब समाधान के नाम पर जो भी निकलेगा वो रिएक्शन ही निकलेगा दूसरे के साथ, ना कि एक्चुअल समाधान निकलेगा। तो धीरे धीरे हमको बार बार अपने से ये प्रश्न पूछना पड़ता है कि ये इमोशनल स्लेवरी में हम जिएंगे या इमोशनली स्टेबल होने के सिचुएशन में हम जिएंगे। अपने भाव के आधार को हम दूसरे के भाव, व्यवहार और आचरण को बनाएंगे, या अस्तित्व की वास्तविकता की निश्चित समझ को बनाएंगे। ये प्रश्न अपने से बार बार पूछना महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट इस एक प्रश्न को भी आप ठीक से पूछना शुरू कर देना, क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है अपनी जिंदगी में। कि अपने भाव के आधार को हम दूसरे के भाव से तय करेंगे, दूसरे के विचार से तय करेंगे, दूसरे के व्यवहार और आचरण से तय करेंगे, या अपनी समझदारी से तय करेंगे। हमारे भाव का आधार, हमारे भाव का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में हो या दूसरे के हाथ में हो। और अगर नकारात्मक भाव दिख भी रहा है तो हम उसके साथ बहने का, उसको जीने का, उसके आधार पर विचार करने का, उसके आधार पर योजना कार्यक्रम बनाने के काम में कूद पड़ेंगे, या हम रुक करके उस भाव के मूल में जो मान्यता है उसको पहचानने का, उसको समीक्षित करने का, उससे फ्री होने का काम करेंगे। दूसरी भाषा में कहें कि हमको अगर अपने अंदर अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा किसी क्षण में दिख रहा है तो उसको करने का विचार करेंगे, बाहर जाके व्यवहार में वैसा करेंगे, इस लाइन को हम पकड़ेंगे, या उस क्रोध, विरोध, अपमान के मूल में हमारी मान्यता क्या है, हमारे कंडीशंस क्या हैं, उसको पहचानेंगे, और उसको अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई कहें या अपना समझ कहें, उसके प्रकाश में समीक्षित करने का काम करेंगे। ये सवाल अपने से बार बार पूछने की जरूरत है। इसी को एक और तीसरी भाषा में कहें तो अपने भाव के खराब होने के कारण के रूप में हम दूसरे व्यक्ति को पहचानने का काम करेंगे, या अपने समझ में अभाव है, मूलभूत सच्चाई से हमारा ध्यान हट गया है, इसको हम कारण के रूप में पहचानेंगे। जब तक हम कारण के रूप में दूसरे को पहचानेंगे, हमारे भाव के खराब होने के कारण के रूप में दूसरे को पहचानेंगे,
तब तक दूसरे से विरोध खत्म नहीं होगा, दूसरे से गुस्सा खत्म नहीं होगा, दूसरे से नाराजगी खत्म नहीं होगी, दूसरे से शिकायत खत्म नहीं होगी। जैसे ही हमको ये दिखना शुरू होता है कि हमारे भाव के खराब होने का मूल कारण अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई से हमारा ध्यान हटना है, हमारे भाव के खराब होने का मूल कारण अपने में समझ का स्थिर नहीं होना है, हमारे भाव के खराब होने का मूल कारण अपनी किसी जरूरत का पूरा नहीं होना है, जैसे जैसे ये बात हमको दिखने लगती है वैसे वैसे हमको अब अपने लिए प्रोग्राम दिखता है कि अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखने के लिए हमको प्रयास करना है, अपने समझ को विकसित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, पुष्ट करने के लिए हमको काम करना है। और ये जो हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जिसके कारण मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इस जरूरत को पूरा करने का अल्टरनेटिव उपाय क्या हो सकता है, उसको सोचने पर, पहचानने पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारे पास अब अपने भाव के खराब होने पर करने के लिए कुछ काम है। जब तक हम अपने भाव के खराब होने का कारण दूसरे को पहचानते हैं, तब तक हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहता है, सिवाय दूसरे को शिकायत करने के, सिवाय दूसरे को कोसने के, सिवाय दूसरे पर दबाव बनाने के कोई काम नहीं रह जाता है अपने पास। बल्कि मेरा तो इतने दिनों का जिंदगी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितना जितना आप दूसरे के निगेटिव इमोशंस से, निगेटिव बिहेवियर से, निगेटिव थॉट से अप्रभावित रहना शुरू करते हैं ना, बेसिकली उतना उतना आपका कैपेसिटी बनता जाता है दूसरे में भी ठीक भाव को इंश्योर करने में सहयोग करने का। और वो काम जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो लौट करके बहुत सारा पॉजिटिव भाव हमको दूसरे से मिलना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हम रियली दूसरे में पॉजिटिव भाव को बिल्डअप करने का, विकसित करने का कॉम्पिटेंस लेकर के खड़े हैं। हम खुद ही जैसे ही विचलित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, अब हमारे को दूसरे से पॉजिटिव भाव मिलने की पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है, क्योंकि इरिटेट हो करके, गुस्सा हो करके, विरोध करके, परेशान हो करके हम जो कुछ भी करते हैं वो दूसरे में और आग लगाने का ही काम करता है, दूसरे को और निगेटिव लूप में धकेलने का ही काम करता है, ना कि उसको बाहर निकल के पॉजिटिव लूप में लाने में सहयोग करने का काम करता है। तो मेरी अपनी जिंदगी का निष्कर्ष तो ये कहता है कि जितना जितना हम दूसरों से अप्रभावित रहने का काम कर पाते हैं, और दूसरों से अप्रभावित रहने का मतलब अब उसका भाव, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका आचरण मेरे भाव का आधार नहीं बनता है। कि आप सम्मान कर रहे हैं कि अपमान, स्नेह कर रहे हैं कि विरोध, आप विचार में हमसे सहमत हैं कि असहमत, हमारे लिए योजना अच्छी बना रहे हैं कि बुरी, व्यवहार में हमारे साथ ठीक कर रहे हैं कि खराब, इसमें से कोई भी अब मेरे भाव का आधार नहीं बनता है। ये अप्रभावित रहने का मतलब है। तो अब वो आधार नहीं बनता है, तो अब आधार क्या बना है? तो अस्तित्व की जो मूलभूत सच्चाई हमने पहचाना है वो अब मेरा आधार है। ये जो सह अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में ही हमने देखा है, पहचाना है, और सहअस्तित्व में स्नेह के भाव से जीना ही मेरे सुखी होने का उपाय है, मेरी भागीदारी का स्वरूप है, ये जो हमने पहचाना है, ये अब मेरे स्नेह के भाव का आधार बना हुआ है। तो ये जितना जितना होता जाता है ना, उस स्थिरता के साथ हम इस जगह पे आ पाते हैं कि हम दूसरे को भी अपमान से, विरोध से, क्रोध से, नकारात्मक से निकलने में सहयोग कर सके। अगर अपमान, विरोध, क्रोध हमारे अंदर भी आ जाता है, तो अब हम दूसरे को निकलने में सहयोग करने का कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही उलझ गए हैं। तब हम दूसरे को क्या सहयोग करेंगे? बल्कि सहयोग के नाम पर हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारा रिएक्शन ही जाता है, और हमारे रिएक्शन जाने से दूसरे का अपमान, विरोध, क्रोध और बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो दूसरे से पॉजिटिव मिलने की हमारी पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है हमारे नकारात्मक भाव के साथ।
वहीं अगर हम अप्रभावित रह के अपने में स्नेह के भाव को इंश्योर कर पाते हैं, समझदारी के आधार पर, अस्तित्व सह सच्चाई को समझने के आधार पर, तो अब हम दूसरे को भी निगेटिव भाव से निकल करके पॉजिटिव भाव में स्थिर होने में सहयोग कर पाते हैं। और एक बार उसमें वो पॉजिटिव भाव आता है, वो उसमें स्थिर होता है, तो लौट के हमारे साथ भी पॉजिटिव भाव के साथ जी ही पाता है। तो हमारे भी पॉजिटिव भाव को मिलने का काम, दूसरे से जो हमको पॉजिटिव भाव मिलना है, वो संभावना भी हमारी बढ़ जाती है अगर अपने में स्थिरता को हम पा लेते हैं तो। जी पूर्वी दी, इतना ही पूछ रही थी या कोई और बात? बढ़िया। ठीक है। थैंक यू जी। जी कृष्ण भैया। तो भैया, जो मेरे को थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा वो ये है कि अस्तित्व से सच्चाई, और ये हम जो अ, पठन श्रवण मनन कर रहे हैं और उससे जो निष्कर्ष बन रहा है उसको ही हम यहाँ रेफरेंस में ले रहे हैं। और फिर आपने बोला कि जब निरंतर रहेगा तो फिर वो साक्षात्कार वाली स्थिति भी है। लेकिन फिर इसमें हम दृष्टा की जो बात करते हैं भैया, दृष्टा पद, क्या उसको यहाँ कैसे कनेक्ट करें? वो थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी उस शब्द को वो मैं अलग नहीं लाता मतलब वो हूँ क्योंकि मतलब वो मैं तो उसको यूज ही नहीं किया हूँ अभी। हाँ हाँ, तो वो अलग प्रोसेस है क्या भैया? मतलब इस ये प्रोसेस, जैसे ये आप जो बता रहे हैं ये अनुभवगामी वाला प्रोसेस लग रहा है। तो और जो हम बाकी जो हम प्रैक्टिस वन और वो जो करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ये शब्द लाते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट प्रैक्टिस है या कहीं कहीं उससे कनेक्ट हो रही है? अब वो हमको थोड़ा इस बात को देखना पड़ेगा भैया कि उस प्रैक्टिस में एग्जैक्टली आज के दिन क्या करा रहे हैं। मैं कभी देखूंगा तभी मैं उसको ठीक से बता पाऊंगा। ओके भैया। अभी मैं चूंकि उन एक्सरसाइजेज के बहुत टच में नहीं हूँ रिसेंट में, इसलिए हमको थोड़ा कमेंट करना मुश्किल है अभी। ठीक है। जी। जी। बट अल्टीमेटली दृष्टा होने का जगह भी देखेंगे ना, तो तीन चीजें हैं उसमें। एक है देखना, जी। दूसरा है बाहर से अप्रभावित रहना, जी। तीसरा है अपने में पॉजिटिव का बने रहना और उसके साथ जो भागीदारी है वो करना। ये तीन मुद्दा है उसमें। एक मुद्दा है कि हम बाहर के प्रति सजग हैं। दूसरा है बाहर की सारी परिस्थितियों से अब हमारा भाव प्रभावित नहीं होता है, हमारी स्थिति प्रभावित नहीं होती। और तीसरा है कि हमारे अंदर सही वाला भाव बना रहता है और जो हमारी जिम्मेदारी भागीदारी है उसको हम स्वेच्छा से, प्रसन्नता से, तत्परता से करते रहते हैं। पहला वाला जो मुद्दा है इसमें वो सजगता से जुड़ा है। जितना हम सजग होते हैं उतना हमको घटनाओं का, स्थिति और परिस्थिति का पता होता है। जितना हम सजग ही नहीं होते हैं उतना हमको पता नहीं चलता है। ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये अप्रभावित रहने का, उसको जब हम साधते हैं तो वो हमको निर्लिप्तता की चरम सीमा तक ले जाता है कि बाहर का कोई लेप अब हमारे अंदर नहीं चढ़ता है। हमारे में बाहर की घटनाएं, स्थिति परिस्थिति कोई कुसंस्कार बनाने का काम अब नहीं करती है। इस रूप में हम निर्लिप्त रहते हैं या तटस्थ रहते हैं। निर्लिप्त शब्द मैं ज्यादा पसंद करता हूं कि वो कोई लेप हमारे ऊपर अब नहीं चढ़ता है। और तीसरी स्थिति में जब हम काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव बने रहते हैं। और उसके साथ हम स्वेच्छा और प्रसन्नता से जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी भूमिका है, हम उसका निर्वाह कर रहे होते हैं। तो किसी भी जगह पे जब दृष्टा की बात करते हैं तो ये तीन लेवल से गुजरने की जरूरत है। आप उसमें से कौन से लेवल को दृष्टा कह रहे हैं ये आप तय करिए।
बट मैं ये कहूंगा कि ये तीनों लेवल है दृष्टा का, और अल्टीमेटली इस तीसरे लेवल तक पहुंचने की जरूरत है, जिसमें पहला और दूसरा समाया रहता है। सजगता, निर्लिप्तता, और फिर स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ भागीदारी। जी भैया, कुछ और कह जी। रहे हैं या इतने से नहीं चलेगा? नहीं, चलेगा भैया। और ये जो तीसरा आपने कनेक्ट किया, ये अभी तक तो मेरे मतलब इंफॉर्मेशन में भी नहीं था, तो मैं इस पर थोड़ा और ध्यान दूंगा, तब समझ में आएगा। दो तक जरूर, ये तो मैं तीन समझ हिस्सा गया। है। हम्म। एक है सजगता, जी पता हो हमको क्या चल रहा है अंदर और बाहर। जी जी दूसरा है कि अपनी स्थिति इन सब से प्रभावित नहीं हो, जी बाहर की घटनाएं, वस्तु, परिस्थिति हमको प्रभावित ना करे। तीसरा है कि पॉजिटिव बना रहे और पॉजिटिव भागीदारी हमारी होती रहे, स्वेच्छा और प्रसन्नता से। जी ये तीनों ही जगह है, तीनों ही जगह है। इनफैक्ट इसके साथ देखिएगा ना कि दृष्टा के साथ अब क्या स्वरूप होता है। तो कर्ता की जगह पर हम बेसिकली सभी क्रियाकलाप जो उचित हैं हमारी तरफ से वो हम करते हैं, लेकिन कर्तापन का अभिमान नहीं होता है। जी तो क्रियाकलाप तो हम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम कर्ता होना ही छोड़ देते हैं, कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, काम करना नहीं छोड़ते हैं। सार्थकता का जो सारा भागीदारी हमारा होता है वो हम करते हैं, निरर्थकता तो छूट ही जाती है। क्योंकि निरर्थकता हम करते ही इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं हमको उसमें सुख लगता है। सुख नहीं लगे तो आदमी किसी निरर्थकता में उलझे ही क्यों। एक बार उसमें सुख दिखना बंद हो गया है हमको, तो निरर्थकता अब हमको खींचती ही नहीं है। तो हम सार्थकता में भागीदारी कर पाते हैं और कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, इस रूप में कर्ता की स्थिति रहती है हमारी। और भोक्ता की स्थिति देखिएगा कि क्या रहती है। तो चूंकि अपने जीवन क्रिया में संगीतमयता बना हुआ है, हमारा भाव विचार का स्थिति ठीक बना हुआ है, इसलिए अपने में सुख, शांति, संतोष, आनंद की स्थिति बनी रहती है। इस रूप में हम सुख को या निरंतर सुख को भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। अब बाहर की घटनाओं का मूल्यांकन करके सुखी दुखी होने का काम हम नहीं करते, बल्कि अपनी जीवन क्रिया की संगीतमयता के आधार पर हमारा सुखी होने का भाग बना रहता है। बाहर की घटनाओं में जो ऊपर नीचे हमको दिखता है, उससे सिर्फ हम अपने बाहर करने में करेक्शन या इम्प्रूवमेंट लाने का काम करते रहते हैं। तो अभी मैं एक तरह से जवाब दूं, आपको नहीं समझ में आए तो वो हमारे सुखी दुखी होने का कारण नहीं बनता है, बल्कि हमारी तृप्ति बनी रहती है। हम उसके साथ बेहतर तरीका ढूंढते हैं जिससे हम जवाब देने का काम कर सके। पर वो बेहतर तरीका ढूंढने के प्रयास में हम इरिटेट हो रहे हैं, या हम परेशान हो रहे हैं, या हम बेचैन हो रहे हैं, वो स्थिति हमारी नहीं बनती। और बन रही है तो हमको अपना रोग ठीक करने की जरूरत है। ठीक है भैया, रोक लूं? हाँ भैया, समय हो गया। बाकी जो दो पॉइंट है ना भैया, सजगता और निर्लिप्तता, वहां तक तो मैं पकड़ पाया। तीसरा पॉइंट अभी मुझे दृष्टा की जगह से कनेक्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा बाद में और बात करूंगा। मनन करते रहा जाए कि दृष्टा होने का मतलब क्या है, भागीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे। हम्म। ये जो मूल सूत्र है, स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, तो दृष्टा की जगह से ये दूसरा हिस्सा जो है समग्र व्यवस्था में भागीदारी का, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है भैया, थोड़ा मनन करता हूँ इस पर। बढ़िया। कोई भी और प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा मैं अपनी तरफ से इसको एक बार पूरा कर दे रहा हूँ। नहीं कुछ भैया, भी मैं अर्जेंट हाँ प्रश्न हो तो बता नहीं सकते। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा था भैया कि इस पर और थोड़ा मनन करता हूँ। जी जी, जी भैया। आराम से भैया। थैंक यू भैया। किन्हीं का और कोई अर्जेंट प्रश्न तो नहीं? भैया और प्रश्न तो नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आज इतनी मतलब जो बातें कही हैं वो ऐसी हैं कि मन कर रहा है कि एक एक बात को है ना, जैसे पकड़ लूं, कोई छूटने ना पाए। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं बार बार ये जो आज का सेशन है,
मतलब इनफैक्ट ये पिछले 4-5 सेशन जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण लगते हैं, क्यों लगता है कि एक एक बात जब तक अंदर तक आत्मसात नहीं हो जाए ना, तब तक रुकना नहीं है। एक एक चीज इतनी महत्वपूर्ण है और मतलब इतना सुखद एहसास देती है। थैंक है यू ना, भैया। है ना, है ना। धीरे धीरे दिखता है दीदी कि बातें बहुत थोड़ी हैं, अभ्यास थोड़ा समय लेता है। और जी अभ्यास जब करने जाते हैं तभी धीरे धीरे उसकी बारीकियां भी पकड़ में आती हैं और उसमें हमारा गति भी बनता है। जी दीदी। जी थैंक यू बढ़िया, भैया। बढ़िया। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, भैया, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते भैया। धन्यवाद अभ्यास नमस्ते भैया। किया जाए भैया। एक सप्ताह। थैंक यू। नमस्ते सभी को। अभ्यास जी किया भैया। जाए एक सप्ताह। नमस्ते, नमस्ते। जी भैया। नमस्ते जी भैया, भैया। बिल्कुल। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।